अपन बैंकिंग कंपनियों द्वारा किए जाने वाले लेखांकन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये अपना चौथा यूनिट है। 3 यूनिट अपन पूरे कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग कंपनियों का जो लेखांकन है वो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है और बैंकिंग का आशय पुनः उधार देने के लिए या विनियोग करने के लिए जनता से मौद्रिक निक्षेप स्वीकार करना है, जिन्हें की मांग पर या अन्य धनादेश द्वारा वापस भुगतान किया जाता है। कोई भी वह कंपनी जो कि भारत में बैंक का व्यवसाय करती है उसे अपन बैंकिंग कंपनी कहते हैं। बैंकिंग कंपनी सामान्यतया धन उधार लेने, धन उधार देने के साथ साथ कई प्रकार के विनिमय पत्रों का भी विनिमय करती है, जिनमें क्रय विक्रय, प्रतिज्ञा पत्र, कूपन, ड्राफ्ट, जहाजी बिल, रेलवे रसीदें, वारंट, ऋण पत्र शामिल हैं। साख पत्र, यात्री चेक, गस्ती पत्र, विदेशी बैंकों के नोट इत्यादि का भी क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान बैंक द्वारा किया जाता है। इसी तरह से बैंक ग्राहकों के लिए या खुद के खाते के स्टॉक है, बॉन्ड है, सिक्योरिटीज है, उनका क्रय विक्रय या सेफ डिपॉजिट, जिसको सुरक्षात्मक निक्षेप कहते हैं, प्रदान करती है। बैंक द्वारा निजी और सार्वजनिक ऋण के जो प्रसंविधेय होते हैं उनको भी क्रियान्वित किया जाता है और इनके संबंध में बीमा, गारंटी, अभिगोपन संबंधी कार्य भी बैंक द्वारा किए जाते हैं। एक तरह से बैंक हर प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति, मतलब गारंटी और इंडेमनिटी का व्यवसाय करती है और जो भी ये लोन वगैरह देती है उनमें जो संपत्तियां हैं उनको भी मॉर्गेज के रूप में प्राप्त करती है और ऋण देने के लिए जो जमानत के रूप में संपत्तियां प्राप्त की उनका समुचित प्रबंध भी करती है। बैंकों द्वारा आजकल न्यासी की हैसियत से संपत्तियों का नियंत्रण और प्रबंध भी किया जाता है। आजकल सार्वजनिक कंपनियां हैं या जन उपयोगी जो भी संस्थाएं हैं उनके लिए धन जुटाने का, धन संग्रह करने का, उनके लिए भुगतान करने का काम भी बैंकों द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ अपन ने डिस्कस किया कि बैंक में आजकल किस तरह का कार्य करती है और चूंकि ये जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं उनके बदले में बैंकों द्वारा अनुषंगिक मतलब इंसिडेंटल चार्जेज या खर्चे भी वसूल किए जाते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के द्वारा बैंकों के कार्यों पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है।
रेस्ट्रिक्शंस में सबसे पहले आता है व्यापार पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 8 के अंतर्गत जो व्यापार पर प्रतिबंध है, उसमें कोई भी बैंकिंग कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय या विनिमय के कार्यों में संलग्न नहीं हो सकती है और न ही अन्य पक्षों की ओर से इस तरह के क्रय विक्रय या विनिमय संबंधी कार्य कर सकती है। कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने सहायक कंपनी के अतिरिक्त अन्य किसी कंपनी की प्रदत्त पूंजी के मतलब पेड अप कैपिटल के 30% से अधिक शेयर प्लेज, मॉर्गेज या पूर्ण स्वामित्व के आधार पर नहीं खरीद सकती है, धारण नहीं कर सकती है और इसके साथ ही न उसमें अपना विनियोग कर सकती है, मतलब अपनी जो भी पूंजी है उसके 30% सीमा से अधिक, मतलब बैंकिंग कंपनी अपनी पूंजी के 30% की सीमा से अधिक विनियोग भी उसमें नहीं कर सकती। दूसरा जो प्रतिबंधित कार्य है वह नॉन बैंकिंग संपत्तियों को प्राप्त करना तथा उसके निष्पादन करने से संबंधित है, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 9 में ऐसा प्रतिबंध है कि बैंकिंग कार्य के लिए अचल संपत्तियों के अलावा अन्य अचल संपत्तियों की खरीद बैंक नहीं कर सकती, परंतु उनकी जमानत पर ऋण दे सकती है। बैंक ऐसी नॉन बैंकिंग संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है जो कि ऋणी कोई अपना दायित्व पूरा न करने में असमर्थ रहता है तो उसकी संपत्तियों का अधिग्रहण करके और अपने पास अपने ऋण की वसूली के लिए रख सकती है और इनसे कोई आय हो तो उसको भी पृथक से दिखाना होता है और इन संपत्तियों को बैंक के खातों में पृथक से दर्शाना पड़ता है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि नॉन बैंकिंग संपत्ति जिस दिन बैंक प्राप्त करती है उसकी प्राप्ति तिथि के 7 वर्ष के अंदर उसका निष्पादन करना अनिवार्य होता है और यदि बैंकिंग कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इस संबंध में परमिशन ले ली है तो वो 5 वर्ष की वृद्धि भी इसमें रिजर्व बैंक के परमिशन से कर सकती है, वो रिजर्व बैंक की करती है। तीसरा जो प्रतिबंध है वो प्रबंध के संबंध में है, मैनेजमेंट के संबंध में। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 के अनुसार बैंकिंग कंपनी के संचालक मंडल में कुल सदस्यों का कम से कम 51% ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें लेखाकर्म, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु आकार के उद्योगों आदि के बारे में व्यावहारिक अनुभव और विशेष ज्ञान हो। इसी तरह से पूंजी कोष अर्थात न्यूनतम पूंजी और पूंजी कोष के संबंध में भी आरोपित प्रतिबंध है। धारा 11 कहती है कि व्यवसाय
स्थान और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग कंपनी की पूंजी और उसके कोषों की न्यूनतम मात्रा इस प्रकार से हो सकती है। यदि भारत के बाहर समामेलित है और उसका व्यवसाय का स्थान मुंबई और कोलकाता है तो उसकी पूंजी 20 लाख रुपए और अन्य किसी स्थान पर है तो 15 लाख रुपए। और भारत में समामेलित कंपनी है तो व्यावसायिक स्थान एक से अधिक राज्यों में हो तो 5 लाख रुपए और एक से अधिक राज्यों में होने पर और मुंबई या कोलकाता में भी बैंक का व्यवसाय हो तो 10 लाख रुपए। यदि व्यवसाय एक ही राज्य में हो तथा मुंबई और कोलकाता में भी हो तो प्रमुख स्थान पर 5 लाख रुपए और अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर 25,000 रुपए। इसी तरह यदि व्यवसाय का स्थान एक ही राज्य में हो परंतु मुंबई या कोलकाता में न हो तो प्रमुख स्थान के लिए 1 लाख रुपए होगा और उसी जिले में स्थित प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए 10,000 और जिले से बाहर प्रत्येक स्थान के लिए 25,000 रुपए होगी, परंतु अधिकतम 5 लाख रुपए की ही पूंजी की सीमा है। यदि व्यावसायिक स्थान एक ही हो तो यह राशि 50,000 रुपए हो सकती है। एक ही राज्य में सीमित कार्य वाली बैंकों के लिए जिनका व्यावसायिक स्थान मुंबई और कोलकाता में भी है तो न्यूनतम 5 लाख रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए 25,000 रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी, परंतु कुल 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। ये हुआ न्यूनतम पूंजी व कोष। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में आरोपित प्रतिबंध में धारा 12 ये कहती है कि किसी भी बैंकिंग कंपनी की जो प्रार्थित पूंजी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो अधिकृत पूंजी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए और जो प्रदत्त पूंजी है मतलब पेड अप कैपिटल है वो प्रार्थित पूंजी के मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक अंशधारी को कुल मताधिकार के 10% से अधिक का मताधिकार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से अगले जो आरोपित प्रतिबंध है वो है अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन और दलाली और छूट आदि के संबंध में। कमीशन, ब्रोकरेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 13 कहती है कि कोई भी बैंक अपने अंशों के पेड अप वैल्यू के 2.5% से अधिक कमीशन, दलाली, छूट या पारिश्रमिक नहीं दे सकती। इसी तरह से अदत्त पूंजी पर प्रभार स्थापित करने के संबंध में मतलब जो अनपेड कैपिटल है उसके संबंध में कोई चार्ज उत्पन्न करने के संबंध में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 14 ये बताती है कि बैंकिंग कंपनी अपनी अनपेड मतलब अदत्त पूंजी पर किसी प्रकार का प्रभार उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक कि रिजर्व बैंक द्वारा उसे लिखित में ऐसा प्रमाण पत्र न दे दिया जाए। इसी तरह से 8वां जो आरोपित प्रतिबंध है वो है बैंकिंग कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार स्थापित करने के संबंध में। फ्लोटिंग चार्ज, क्रिएशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 14A बताती है कि बैंकिंग कंपनी अपनी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का चल प्रभार प्रदान नहीं कर सकती, फ्लोटिंग चार्ज उत्पन्न नहीं कर सकती है जब तक कि रिजर्व बैंक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया जाए। उसके बाद अगला प्रतिबंध आता है लाभांश वितरण के संबंध में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में।
तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 15(1) कहती है कि बैंकिंग कंपनी तब तक लाभांश का वितरण नहीं कर सकती है जब तक कि उसके स्थापना व्यय, अंशों के निर्गमन पर व्यय जो भी हुए हैं ऐसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनको पूर्णतया अपलिखित न कर दिया गया हो। इसी तरह से 10वां प्रतिबंध आता है वैधानिक संचिति के निर्माण के संबंध में, क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 बताती है कि भारत में जो इनकॉर्पोरेटेड प्रत्येक बैंकिंग कंपनी है उसके लिए अपने वार्षिक लाभों का 25% वैधानिक संचिति में हस्तांतरित करना अनिवार्य है। और रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी बैंक को ऐसी अनिवार्यता से मुक्त भी कर सकती है, परंतु ऐसी मुक्ति न हो तो उसे इतना करना ही पड़ेगा। इसी तरह से जो 11वां प्रतिबंधित कार्य है वो है अन्य कंपनियों में नियंत्रण योग्य हित की स्थापना करने के संबंध में प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन अदर कंपनीज। कंपनी नियमन अधिनियम बैंकिंग कंपनी नियमन अधिनियम 1949 की धारा 19 बताती है कि बैंकिंग कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधि चलाने की दृष्टि से किसी अन्य कंपनी पर नियंत्रण योग्य हित स्थापित करने के लिए उसके अंशों का क्रय नहीं कर सकती, मतलब होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकती। अपना जो सामान्य बैंकिंग कार्य है उसके संपादन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व अनुमति से वो सहायक कंपनियों की स्थापना कर सकती है, पर उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति होना आवश्यक है। उसके बाद अगला प्रतिबंधित कार्य है कुछ दशाओं में ऋण और अग्रिम देने के संबंध में प्रतिबंध। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 20 है वो रेस्ट्रिक्शन लगाती है लोन एंड एडवांसेज पर। तो उसमें ये बताती है धारा कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने स्वयं के अंशों की प्रतिभूति पर ऋण प्रदान नहीं कर सकती। इसी तरह अपने संचालकों को या उनकी ओर से किसी को ऋण देने का अनुबंध नहीं कर सकती। इसी तरह ऐसी फर्म को ऋण नहीं दे सकती जिसमें उसके संचालकों का जो भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटी दाता के रूप में कोई हित सन्निहित हो। इसी तरह ऐसी किसी कंपनी को ऋण नहीं दे सकती जिसमें उसके किसी संचालक मंडल का हित जुड़ा हुआ हो। किसी व्यक्ति विशेष को ऋण नहीं दे सकती जिसमें उसके किसी संचालक या भागीदार या गारंटी दाता के रूप में हित जुड़ा हो। ऐसे व्यक्ति को वो ऋण नहीं दे सकती। ये हुए आपके कुछ प्रतिबंधित कार्य जो कि एक बैंकिंग कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ ये बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत रोक लगाई गई है। एक ये भी है कि धारा 26 ये कहती है कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में बैंकिंग कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर ऐसे खातों के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचना देनी आवश्यक होती है जो 10 वर्ष से अनऑपरेटिव पड़े हैं, चल नहीं रहे हैं। और यदि कोई फिक्स डिपॉजिट है तो उसके संबंध में जो 10 वर्ष की अवधि है वो मैच्योरिटी डेट से मानी जाएगी, ये ध्यान रखने की बात है। और बैंकिंग कंपनी के लिए ये भी एक जरूरी कार्य है कि हर बैंकिंग कंपनी को अपनी लेखा नीतियों का वार्षिक प्रकाशन, मतलब एनुअल पब्लिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अनिवार्य रूप से 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपने वार्षिक विवरण पत्रों का प्रकाशन करना होता है।
इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने व्यवहारों का लेखांकन।